बच्चों, आज का हमारा वीडियो इसमें हम अर्थशास्त्र के ही पाठ नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग के बारे में अध्ययन करेंगे। संसाधन के रूप में लोग। सबसे पहले आप ये जानिए कि संसाधन होते क्या हैं। ये आप देख रहे हैं कुछ चित्र जिसके माध्यम से हम बात करेंगे। संसाधन क्या होते हैं बच्चों, और संसाधन के रूप में लोगों से क्या मतलब है, इस पाठ के हम अध्ययन करेंगे। संसाधन के रूप में लोग अर्थात जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जो लोग काम आते हैं, जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है और मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादों के ज्ञान का स्टॉक है। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो डॉक्टर है, मतलब जैसे आप हैं, आप जनसंख्या है, तो आप जनसंख्या है और आप पर जब माता पिता पैसे खर्च करते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं, चिकित्सा सेवाओं में आप पर खर्च करते हैं, और जब आप पढ़े लिखे होकर बड़े होकर जब कुछ बन जाते हैं और पैसे कमाने लग जाते हैं या नौकरी करने लग जाते हैं तो आप मानव पूंजी के रूप में बदल जाते हैं। तो मानव पूंजी जो है वो कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक ही है। तो आप सभी डॉक्टर, वकील, टीचर जो भी नौकरी करते हैं वे सभी मानव पूंजी है। ठीक है। संसाधन जो हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन के रूप में लोग, तो मानव जो है वो संसाधन के रूप में है और क्योंकि वो पूंजी का एक जरिया बन चुका है शिक्षा, प्रशिक्षण और सेवाओं के बाद। वर्तमान उत्पादन, कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है संसाधन। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्र उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। संसाधन की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। संसाधनों की भांति ही जनसंख्या जो है वो अपने आप में एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है। ये विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब तक विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश में उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। बच्चों, मानव पूंजी में निवेश, मानव पूंजी, आप मानव पूंजी है लेकिन मानव पूंजी में निवेश का मतलब है शिक्षा, आपको शिक्षा दिलाई जाएगी, आपको ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, आपके स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है और जब आप अच्छी शिक्षा, ट्रेनिंग प्राप्त कर लेंगे तो आप बाद में जब कुछ बन जाएंगे तो आप खुद एक मानव पूंजी का स्रोत बन जाएंगे। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय, साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे देखा जा सकता है। जैसे एक डॉक्टर है, शुरू में वो पढ़ता है, उसके बाद उसके माता पिता उसे डॉक्टर बनाने के लिए उसे ट्रेनिंग दिलाते हैं। ट्रेनिंग दिलाने के बाद जब वे नौकरी लग जाता है तो बहुत अच्छी इनकम उसकी हो जाती है और अच्छी इनकम होने के साथ साथ अधिक स्वास्थ्य भी उसका देखने को मिलता है, तो वो मानव पूंजी बन जाता है। ठीक है। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहद उत्पादक प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। भौतिक मशीनरी प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त किया। आप प्रश्न देखिए इन दोनों बच्चों के बीच का कि मानव संसाधन क्या है। क्या ये है भूमि अथवा श्रम के समान है या उससे अधिक है? मानव पूंजी क्या है? क्या ये रुपया, पैसा, डॉलर के समान है? ये उससे अधिक है। तो ये उससे अधिक कैसे हैं, इस पाठ के अंदर हम यही पढ़ेंगे। मानव पूंजी बच्चों, पूंजी में निवेश के बारे में हमने पढ़ा। मानव पूंजी क्या है? यही मानव पूंजी है। जैसे डॉक्टर है, आप देख रहे हैं, डॉक्टर जो है वो पढ़ाई लिखाई करके और ट्रेनिंग कर करके डॉक्टर बनता है। डॉक्टर के बाद उसकी जो इनकम है वो और ऊंची हो जाती है और वो अपना मानव सेवा का कार्य भी करता है। तो जो उसकी इनकम है वो ही, और डॉक्टर खुद एक मानव पूंजी का स्रोत बन गया है।
ठीक है। जैसे टीचर है, संसाधन के रूप में टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर ने पढ़ने के लिए पहले पढ़ाई की, उसके बाद उसने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद जब वो नौकरी कर रहा है तो उससे जो पैसा मिल रहा है वो पैसा मानव पूंजी के रूप में है। तो डॉक्टर, टीचर या आप दर्जी को देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये मानव पूंजी है, जो पूंजी कमा रहे हैं अच्छे प्रशिक्षण लेने के बाद। आइए चर्चा करें। क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, दर्जी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार की परिसंपत्ति है? तो ये सभी बच्चों मानव पूंजी है। ये सभी उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ मिलता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है, उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। ठीक है, इन पर भी कार्य करके इनको उपयोगी बनाया जाता है। अनेक प्रकार से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व है। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में, औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग के बाद उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान, इन सब पर खर्चा करने के बाद जो भूमि की जो उपज में वृद्धि होगी वो मानव पूंजी के रूप में आपको देखने को मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और मनुष्य का जो परिवार है वो भी ऊंचा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है यही मानव पूंजी का एक उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद देखिए शकल की कहानी। शकल की कहानी हम पढ़ते हैं। दो मित्र हैं, दो उदाहरण हम पढ़ेंगे। लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। शकल की कहानी देखिए। दो मित्र हैं, विलास और शकल, एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। ध्यान से सुनना, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष की थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज करती थी। उसका पिता बूटा चौधरी खेत में काम करता था। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। बूटा और शीला चाहते थे उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस समय उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिससे उसे शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा पास की, यानी 12वीं पास हो गई। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी किया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्जा ले लिया। शकल प्रतिभाशाली था, आरंभ से ही पढ़ाई में रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा कर लिया। कुछ समय बाद उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन भी अंकित की। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। बॉस ने उसकी सेवाओं से खुश होकर शकल को प्रमोशन दे दिया। ठीक है, ये तो शकल की कहानी हो गई। अब आप देखिए विलास और शकल की कहानियाँ। तो विलास और शकल की कहानियों के अंदर हम पढ़ रहे हैं। अब हम विलास की कहानी पढ़ते हैं, फिर मैं आप दोनों का अंतर इससे मैं पूछूंगी। विलास 11 वर्ष का लड़का था और वह शकल के गांव में ही रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब 1-2 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वे जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वे मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वे स्कूल भी नहीं जा सका। उसे पढ़ने में रुचि नहीं थी। खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता और अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता था। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसके गांव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ और अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। अंतर, आइए चर्चा करें। क्या दोनों मित्रों के बीच आप कोई अंतर पाते हैं? वे कौन से अंतर हैं आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं जा पाया। शकल हष्ट पुष्ट था, शरीर में स्वस्थ था, उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था, उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की। शकल को प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो माँ करती थी, मछली बेचने का। अपनी माँ की ही तरह
परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसे श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई और कुल उत्पादकता में वृद्धि की, अच्छी तनख्वाह दी, जिससे उसका परिवार और वो उसका जीवन दोनों ही अच्छे हो गए। कुल उत्पादकता देश में समृद्धि में योगदान देती है और उसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता था, इसलिए वह अपनी माँ की तरह ही अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था, कम ही काम चलाता था। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में ये निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह ही है। ठीक है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा, स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। ये देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं। अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। जापान जैसे देशों ने मानव संसाधन पर निवेश किया। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। ये विकसित धनी देश हैं। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी और विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्वेस्ट किया। उन लोगों ने भूमि, पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की, उसी से ये देश आज धनी, विकसित और अमीर